नमस्ते मित्रों। आज पढ़ेंगे हम गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। तो देखो, वैसे तो हमने पहला लेसन था विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा था बल रेखाएं, यानी विद्युत बल रेखाएं। तो उन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, डिजिट की कितनी बल रेखाएं किसी पृष्ठ में से निर्गत हो रही हैं, उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कि एक मैंने एग्जाम्पल आपको दर्शाया है, ये इसे आप विद्युत बल रेखाओं की संख्या मान लो, या आप कोई अन्य एग्जाम्पल से भी इसकी तुलना कर सकते हो। जैसे कि माना ये कोई जल का प्रवाह है, ये जल के प्रवाह की दिशा दर्शा दी हमने। ये तीन आयताकार फ्रेम रखी हैं, तीनों की स्थिति भिन्न भिन्न है। पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति में जो फ्रेम आयताकार फ्रेम है वो समांतर है, इस प्रकार से समांतर है। जैसे ये जल का प्रवाह है या विद्युत बल रेखाएं हैं तो इसके समांतर है। समांतर है तो कोई भी बल रेखा इसके अंदर से नहीं गुजरेगी, इसके पास से ऐसे समांतर चली जाएगी, क्योंकि इसका वेग भी तो ऐसे ही है। ये बल रेखाओं के साथ साथ ये आयताकार फ्रेम आगे की ओर गति कर लेगी। सेकंड जो स्थिति मैंने बनाई है इसमें, वो क्या है कि वो लंबवत है, बिल्कुल इस प्रकार से। तो लंबवत का मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में क्या होगा कि जो जल की प्रवाह है या जो जल है या फिर विद्युत बल रेखाएं हैं, वो क्या करेंगे, इस फ्रेम के अंदर से प्रवेश करेंगे, अंदर से गुजरेंगे। तो मैं आपको पूछना चाहूं कि जो पहली कंडीशन है हमारी केस फर्स्ट, इसमें मैं आपको पूछूं कि कितनी बल रेखाएं इसके अंदर से प्रवेश करेंगी, तो हमारा आंसर होगा 0। क्या आंसर होगा? 0, कि कोई भी बल रेखा इस आयताकार फ्रेम के अंदर से प्रवेश नहीं करेगी। सेकंड कंडीशन है, अब यहां पूछें कि कितनी बल रेखाएं इसके अंदर से प्रवेश करेंगी, तुम्हारा आंसर होगा कि अधिकतम, जितनी इसके अंदर से प्रवेश कर सकती हैं, मैक्सिमम बल रेखाएं इसके अंदर से गुजरेंगी। यदि ये जल का प्रवाह हो तो हम ये कहेंगे कि जितना इसका काट क्षेत्रफल है, उस काट क्षेत्रफल के अनुसार जो मैक्सिमम पानी इसके अंदर से गुजर सकता है, वो पानी इसके अंदर से गुजरेगा। सेकंड कंडीशन में हम लिखेंगे मैक्सिमम, यानी इसके अंदर से बल रेखा या यदि जल का प्रवाह माने तो जल अधिकतम गुजरेगा। थर्ड कंडीशन है वो आ जाएगी आपकी बीच की कंडीशन आ जाएगी, न तो मैक्सिमम है न मिनिमम है, क्योंकि ये भिन्न स्थिति बना दी इसमें। कुछ बल रेखाएं इसके समांतर गुजर जाएंगी, कुछ इसके अंदर से गुजर जाएंगी, इस प्रकार की। इन तीनों आयताकार फ्रेमों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, कि जब ये समांतर था, जब ये आयताकार फ्रेम समांतर थी, मान लें ये विद्युत बल रेखाएं हैं, माना ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं। तो तीनों कंडीशन में हमने वेग है वो तो बल रेखाओं के अनुदिश ही दर्शा दिया है, लेकिन एक चीज और देखिए कि जो बल रेखाएं प्रवेश करेंगी वो किसके अंदर से प्रवेश करती हैं, वो तो काट क्षेत्रफल, जो इसका काट क्षेत्रफल होता है उसके अंदर से प्रवेश करती हैं। तो जो काट क्षेत्रफल है, जो पहली कंडीशन थी उसमें जो विद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र और जो हमारा आयताकार फ्रेम थी, जो आयताकार टुकड़ा था, उसका काट क्षेत्रफल, उसके बीच थीटा कोण कितना है, 90 डिग्री है। एक बात दोबारा ध्यान से सुनो कि जो आयताकार फ्रेम का काट क्षेत्रफल, जैसे हमने काट क्षेत्रफल S मान लिया, S और विद्युत क्षेत्र, इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। सेकंड कंडीशन देखें हम, किसका काट क्षेत्रफल भी ऐसे ही है और विद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही है, क्योंकि ये विद्युत बल रेखाएं हैं तो विद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही होगा। तो यहां देखें हम, तो विद्युत क्षेत्र और काट क्षेत्रफल समांतर है, थीटा का मान इन दोनों के बीच 0 है। यहां देखें, यहां थीटा का मान क्या है, यहां थीटा ही रखा हमने, थीटा का मान क्या है, यहां थीटा। इन दोनों कंडीशनों से हम एक समीकरण निकाल सकते हैं। विद्युत फ्लक्स होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। तो एक समीकरण हमें प्राप्त होगा क्या, कि विद्युत क्षेत्र और किसी अल्पांश का काट क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र और किसी अल्पांश या कोई भी काट क्षेत्रफल, उनका अदिश गुणनफल होगा, वो विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र तथा कोई भी पृष्ठ है उसका काट क्षेत्रफल जो उसके अंदर हम रखेंगे, चाहे वो बंद पृष्ठ हो या खुला पृष्ठ हो, किसी प्रकार का पृष्ठ हो, तो उनका जो अदिश गुणनफल आएगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भाई,
ये डॉट हटाएंगे तो हम लिखेंगे ई एस कोस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वही आपको प्राप्त हो रही है। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, थीटा क्या था, अल्पांश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो हमारा फ्लक्स कितना आया था, 0 आया था। यही कंडीशन है। यदि थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री हो, तो फ्लक्स क्या आया था, अधिकतम ई एस आएगा। तो ई एस से ज्यादा फ्लक्स हमें नहीं मिल सकता है, तो ये क्या था, मैक्सिमम था। और इनके बीच का कोण थीटा हो तो हम सीधा लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई एस कोस थीटा। तो देखिए विद्युत फ्लक्स वैसे समझे तो वही राशि हुई कि जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या ही विद्युत फ्लक्स है। यदि इसको हम गणना कैसे करें, तो गणना करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जहां विद्युत क्षेत्र होगा तो कोई पृष्ठ तो होगा, उस पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा और उस पृष्ठ के कोई भी काट क्षेत्रफल या उसका कोई अल्पांश ले लेंगे हम, उस अल्पांश की दिशा, उनके बीच बढ़ने वाले कोण पे डिपेंड करेगा विद्युत फ्लक्स। यदि उनके बीच का कोण कितना हो, 0 डिग्री हो तो फ्लक्स अधिकतम होगा, उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो फ्लक्स न्यूनतम होगा, उनके बीच का कोण थीटा हो तो फ्लक्स उस थीटा की स्थिति के अनुरूप आपको प्राप्त होगा। एक बात और याद रखनी होगी आपको, हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको मिलता है कि कोई पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा हुआ है कि उस पृष्ठ, देखिए जो ये पहली स्थिति थी उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि क्या किस प्रकार से रखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ इस प्रकार से रखा हुआ है जो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है, और आपको ये आकृति बना के दे दी और ये थीटा दे दी आपको 90 डिग्री। तो आप क्या करते हैं, समांतर नाम सुनते ही हम मैक्सिमम करते हैं, तो मैक्सिमम वो आपको देखना है, ये काट क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, न कि जो ये फ्रेम रखी इसके ऊपर, क्या कि जो फ्रेम है वो समांतर हो तब फ्लक्स क्या आएगा, न्यूनतम आएगा, कोई फ्लक्स आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, ये देखो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तब जो फ्लक्स आएगा वो अधिकतम आएगा। दूसरी कंडीशन सुनिए, यदि विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अल्पांश का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल घटक भी बोल सकते हैं, हमको क्षेत्र घटक भी हम बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र या अल्पांश के क्षेत्रफल के मध्य कोण 0 डिग्री हो, विद्युत क्षेत्र तथा किसी का जो आयताकार फलक है या कोई भी पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना हो, 0 डिग्री हो, तो फ्लक्स अधिकतम आएगा। या हम ये बोल सकते हैं कि आयताकार फ्रेम या कोई भी चालक है या कोई भी हमें जिसके ऊपर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो उसके क्षेत्रफल का घटक और विद्युत क्षेत्र के घटक दोनों समांतर होंगे तो फ्लक्स हमें अधिकतम आएगा। न्यूनतम किस स्थिति में आएगा, यदि उसका क्षेत्रफल घटक और विद्युत क्षेत्रफल घटक और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे तो हमें विद्युत फ्लक्स न्यूनतम प्राप्त होगा। यहां हम आयताकार फलक की बात नहीं कर रहे हैं कि ये समांतर है या लंबवत है, तो ये दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, इस प्रकार से इस पे ये डिपेंड करेगा। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन का वो है भाई, पहले तो इसके बारे में बताता हूं मैं विद्युत फ्लक्स को। विद्युत फ्लक्स हो गया विद्युत बल रेखाओं की संख्या या फिर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्पांश के अदिश गुणनफल को ही हमने क्या कहा, विद्युत फ्लक्स का। इसको फाई से दर्शाते हैं, व्यंजक हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि कोई पृष्ठ है और उसका अल्पांश ले लिया हमने ds, तो विद्युत फ्लक्स को देखेंगे इस प्रकार से, तो हम फाई इक्वल टू लिख सकते हैं ई ds कोस थीटा। तो ये अल्पांश के कारण है, यदि संपूर्ण पृष्ठ का निकालना हो आपको तो हम समाकलन लगा देंगे और लिखेंगे ई ds कोस थीटा। यदि पृष्ठ बंद हो तो हम यहाँ बंद का साइन लगा देंगे। इसकी विशेष परिस्थितियां अभी आपको चित्र से भी पता चल गई हैं और वैसे भी देख लो। विशेष परिस्थितियां जो इसका थीटा कोण होगा उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो फ्लक्स आपका प्राप्त होगा मैक्सिमम और ये आएगा ई ds ये। और यदि थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो ये फ्लक्स आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। बीच की कंडीशन जो भी आएगी तो थीटा का मान रख के हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है भी ये कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है, अदिश या
सदिश। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या देखा है। वैसे देखें तो क्षेत्रफल अल्पांश होता है वो भी सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था। दो सदिश राशियों का अदिश गुणन सदैव अदिश प्राप्त होता है। तो ये वहां से भी हम देख सकते हैं कि अदिश राशि है। दूसरा मैंने इसको जो बेसिक परिभाषा आपको बताई वो क्या थी, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या। तो जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या देखनी है हमें, विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या है या विद्युत बल रेखा किस ओर प्रवाहित हो रही है वो नहीं देखना है, हमें उनकी डिजिट देखनी है, संख्या देखनी है, कितनी विद्युत बल रेखाएं निर्गत हो रही हैं। तो वो ही संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो ये संख्या की बात आती है तो क्या गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अदिश राशि। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसका केवल परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, मात्रा, केवल क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो केवल परिमाण ज्ञात करें, जिसकी मात्रा हम ज्ञात करें वो क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो ये क्या हुआ, एक अदिश राशि है। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि। तथा जिसका मात्रक देखें हम तो इसका मात्रक होगा भाई वोल्ट मीटर। जो विद्युत फ्लक्स है एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट मीटर। मात्रक इसका वोल्ट मीटर। तो ये था विद्युत फ्लक्स। एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा भाई आवेश वितरण, तो हमने पढ़ा था। एक सतत आवेश वितरण देखते हैं। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण क्या होगा कि ऐसा कोई भी आवेश का वितरण, जैसे मैं एक रेखा के अनुदिश से बता रहा हूं आपको कि जैसे ये आवेश वितरण है, ये देखिए आवेशों का ऐसा वितरण जिसमें क्या हो, आवेश सतत व समान रूप से वितरित हो। यह नहीं है कि आवेशों का वितरण ऐसे हो, यह सतत नहीं है। ये देखिए यहां बीच में वक्र टूट रहा है, ये सतत नहीं है। तो आवेशों का वितरण ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, आवेश सतत यानी लगातार समान रूप से वितरित हो, समान घनत्व में वितरित हो। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण नियम कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है भी, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनीय। तीन प्रकार से हम आवेश वितरण करते हैं। रेखीय का मतलब तो ये होता है कि किसी रेखा के अनुदिश, यानी उसमें पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन को क्या मानते हैं हम, नगण्य मानते हैं। यानी किसी तार के अनुदिश यदि आवेशों का वितरण होगा तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण नियम कहेंगे। पृष्ठीय, किसी पृष्ठ के अनुदिश, किसी प्लेट के अनुदिश हम यदि आवेशों का वितरण निकालेंगे तो वो पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। आयतनीय क्या होगा, किसी पात्र के अंदर, किसी धारिता वाले पृष्ठ के अंदर निकालेंगे, यानी जिसका आयतन हो उसके अंदर यदि आवेशों का वितरण निकालेंगे तो आयतनीय आवेश वितरण होगा। अब देखिए जैसे ये रेखीय आवेश वितरण नियम है, ये अब इस रेखा की लंबाई तो कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो हमने मान ली L है और इस पे कोई अल्पांश ले लिया हमने dl। इस रेखा पे माना टोटल आवेश है वो क्यों है, तो इस अल्पांश पे आवेश होगा वो dq मान लिया हमने, कितना, dq। और इससे कुछ दूरी पे r दूरी मान लो, r दूरी पे कोई प्रेक्षण आवेश है। प्रेक्षण आवेश क्या होता है, जिससे हम विद्युत बल की परिकल्पना करते हैं, विद्युत बल ज्ञात करते हैं, उसे प्रेक्षण आवेश कहते हैं। और प्रेक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसके खुद का स्वयं का विद्युत क्षेत्र लगभग नगण्य होता है। क्यों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेक्षण आवेश का विद्युत क्षेत्र अति न्यून क्यों लिया जाता है। अति न्यून इसलिए लिया जाता है कि यह प्रेक्षण आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न न कर सके। यदि ये खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा तो हम जिसके ऊपर प्रेक्षण कर रहे हैं उसके विद्युत क्षेत्र की गणना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इतना अति न्यून विद्युत क्षेत्र वाला रखते हैं ताकि यह अपना विद्युत क्षेत्र का प्रभाव जिस स्थिर आवेश पे हम ज्ञात कर रहे हैं उस पे न दर्शा सके। तो देखिए साधारणतः हम कूलाम बल निकाल लेते हैं अल्पांश पे, माना dF है, अल्पांश के कारण dF मान लिया, k dq q0 बटा r²। वो ये भी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती,
और समानुपाती चिन्ह हटाया तो हमने के नियतांक लगा दिया। डी क्यू तो हमने माना, इसका मान रखना पड़ेगा। तो देखिए एक होता है घनत्व, रेखीय आवेश वितरण नियम में रेखीय आवेश घनत्व होता है। घनत्व का मतलब ये होता है कि हमारा जो ये एक आवेश है वो कितनी दूरी ग्रहण करेगा, कितनी लंबाई पे आएगा। रेखा के अनुदिश निकाल रहे हैं तो रेखा के अनुदिश का मतलब तो यही हुआ ना कि ये एक आवेश है वो उस जो हमारी ये रेखा है इस रेखा के कितने जो लंबाई को ग्रहण करेगा वो हमें निकालना होगा। माना इसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है तो लेमडा बराबर हम लिखेंगे क्यू अपॉन एल। ये तो हो गया पूरी रेखा के लिए, एल लंबाई की लाइन के लिए हो गया। यदि हम अल्पांश के लिए ज्ञात करें तो हम अल्पांश की लंबाई तो हमने डीएल मानी थी, तो रेखीय आवेश वितरण नियम में रेखीय घनत्व की परिभाषा से हम क्या लिखेंगे, लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल लिखेंगे। डी क्यू बराबर हम लिखेंगे लेमडा डीएल। ये मान आप इस समीकरण में रखोगे तो बताइए डीएफ इक्वल टू आपको क्या प्राप्त होगा, के लेमडा क्यू जीरो डीएल अपॉन आर। ये प्राप्त हुआ। यदि हम कुल बल निकालना चाहें तो दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो आपको कुल बल कितना प्राप्त होगा, कुल बल, तो कुल बल आपको प्राप्त होगा, चलो इसको एफ लिख दो, सीधा समाकलन करोगे तो के क्यू जीरो लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। जो कांस्टेंट उनको बाहर रख दो, वैसे आर कब भी लगा दो दिशा दर्शाने के लिए। तो आप एफ इक्वल टू लिखोगे भाई के क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर लेमडा और ये डीएल, एल के दिशा का समाकलन कर दोगे, दिशा दर्शाने के लिए यहाँ आप आर कप लगा दोगे। ये तो आ गया इस रेखीय आवेश वितरण नियम में विद्युत बल। इसका विद्युत क्षेत्र भी पूछा जाता है कई बार। तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू जीरो। आप क्यू जीरो का भाग दोगे तो ई बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर डीएल। क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्यू जीरो का भाग दोगे, क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचेगा वो हम इसमें लिख देंगे। सेम दोनों इसी प्रकार से ज्ञात होंगे, केवल चेंज क्या होगा, इसमें पृष्ठ आ जाएगा, इसमें लंबाई एल ली थी, इसमें क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, जैसे क्षेत्रफल ए है। इसमें भी वैसे ही हम क्या निकालेंगे, पृष्ठ ये आवेश घनत्व निकालेंगे जो कि सिग्मा होता है। अल्पांश के लिए क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी ए। इसी प्रकार आयतनीय में क्या होगा, आयतनीय में घनत्व आयतनीय घनत्व होगा और आयतनीय घनत्व होगा डी क्यू अपॉन डी वी, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, आयतन होगा। इस प्रकार से हम आवेश वितरण नियम को पढ़ सकते हैं। इसमें हम विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। थैंक यू।